एपिसोड 4 अरेंज्ड वारंट। बेदी मैंशन। नीचे हॉल में बड़ी ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। मंजीत और उसकी बहू नम्रता दोनों ही इधर से उधर भागने में लगी हुई थी, हड़बड़ा रही थी। नम्रता एक बार आरती की थाली चेक कर ले, कहीं कुछ रह ना जाए उसमें। और हाँ, एक काम कर, पंडित जी को भी पूछ ले, उन्हें किसी सामग्री की कमी तो नहीं पड़ गई। मंजीत ने नम्रता से कहा। मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, सब कुछ हो गया है। मैंने सारी तैयारी 3 बार चेक करी है खुद से, सो डोंट वरी। नम्रता ने नर्म सी आवाज़ में जवाब दिया। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन आन मोमेंट में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मंजीत ने अपनी बहू की बात का जवाब दिया कि तभी नम्रता बोली। मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाओ 5 मिनट। सुबह से आप उधर से इधर एक सांस में दौड़े ही जा रहे हो, बस 5 मिनट रेस्ट कर लो आप। एक काम करो, आप ये शरबत पियो, मैं बाकी के काम देख लेती हूँ तब तक। इतना कहकर नम्रता वहाँ से चली गई। नम्रता बाकी की तैयारियाँ देखने लगी तो तभी उसके पास उसकी बहन निकिता आकर खड़ी हो गई। नम्रता काम में इतनी बिजी थी कि उसने निकिता को देखा ही नहीं, इसलिए निकिता ने अपना गला साफ किया, अपनी बहन का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए। निकी, क्या हुआ तुझे, कुछ चाहिए था? नम्रता ने प्लेट थाल में वरमाला सजाते हुए उससे पूछा। दिया, आप तो इतनी जल्दी बदल गए हो। कल तक तो आप उस नीनी से इतनी नफरत किया करते थे और आज उसी की बर्बादी की तैयारियां कर रही हो। निकिता नम्रता से गुस्से में बोली। निकिता की बात सुनकर नम्रता ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे ही घूरे जा रही थी। क्या, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने क्या गलत बोल दिया? जो बोला है सही बोला है। निकिता नम्रता को अपनी बात करते हुए बोली। देख निकी, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाया, इसलिए अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात शादी की तैयारियों की, तो मैं इस घर की बहू हूँ और बेटी परिवार में ना एक नियम है कि चाहे आपस में कितनी ही दुश्मनी या कड़वाहट क्यों ना हो, बाहर वालों के सामने हम सब डट के खड़े रहते हैं और अपने मन की खटास बाहर वालों के सामने नहीं दिखाते हैं। और आज नीनी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए मैं उसका ये दिन ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, समझी? नम्रता ने निकिता को डांट दिया और वहाँ से चली गई। अचानक से नम्रता दी को क्या हो गया है? कल तक तो वो उस आयशा से नफरत करके बैठी हुई थी और आज उसकी ही शादी की तैयारी पर्सनल कर रही है। निकिता खुद से बोली और फिर वहाँ से चली गई। वहीं थोड़ी ही दूर दी बैठी हुई दीदा ने नम्रता और निकिता के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उन्हें नम्रता पर गर्व हो रहा था कि उसने अपने मन की कड़वाहट आज अपनी ननद की खास दिन पर बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखाई और दिल से सारी तैयारियां करने में लगी हुई थी। कुछ ही देर में राठौड़ खानदान बारात लेकर बेदी मेंशन पहुंचे। मंजीत की देवरानी गुरप्रीत, कोको और बाकी सब दरवाजे पर खड़े बारातियों का स्वागत में लग गए। मंजीत ने अर्नब का स्वागत कर उसे और उसके परिवार को दरवाजे से अंदर आने को कहा, लेकिन तभी कोको और उसके कजिन्स ने उसे अंदर आने से रोक दिया। अरे अरे जीजू, आपको एंट्री ऐसे नहीं मिलेगी। कोको के बगल में खड़ी उसकी कज़न रितिका ने उससे कहा। अच्छा, तो फिर कैसे मिलेगी? अर्नब ने रूड से स्वर में उससे पूछा। ऑफ कोर्स, अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी, तभी हम लोग आपको एंट्री देंगे। कोको ने अर्नब को रूडली जवाब दिया। रितिका समझ चुकी थी कि अर्नब को कोको का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने बात को संभालते हुए बीच में कहा। अरे जीजू, दीदी का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको अपनी सालियों को नेक देना होगा, ये शगुन होता है। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम लोगों को कोई नेक नहीं देने वाला हूँ तो क्या करोगे तुम लोग? अर्नब साशा को गुस्से में घूरते हुए बोला। अब तो दोनों खानदान के बड़े समझ चुके थे कि मामला गर्म हो रहा है, इसलिए बीच में अर्नब की दादी यानी कि जानकी देवी उससे नर्म स्वर में बोली। बेटा, ये शगुन होता है, तुम्हें अपनी सालियों को ऐसे नाराज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद जानकी देवी ने दीपशिखा को आंखों से इशारा किया तो वो समझ गई कि उसकी सास उससे क्या इशारा कर रही हैं। दीपशिखा ने अपने पर्स से 500 की गड्डी निकाली और अर्नब के हाथ में थमाते हुए उससे बोली। ये लो बेटा, दे दो अपनी सालियों को गेट रुकाई का शगुन। अर्नब ने वो नोटों की गड्डी आगे बढ़ाई कोको को देने के लिए, तो कोको ने रितिका को आंखों से इशारा किया वो नोटों की गड्डी लेने का और फिर वहाँ से चली गई। उसके बाद अर्नब और राठौर परिवार मेंशन के अंदर दाखिल हुए। बेदी मेंशन को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जिसे देख बस तारीफ ही की जा रहे थे डेकोरेशन की। अर्नब
वर पूजा के लिए जाकर मंडप पर बैठ गया और तभी रितिका ने चुपके से आकर उसके जूते अपने दुपट्टे में छुपाकर वहाँ से निकल गई। अर्नव को शादी में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने मन में बस यही सोच रहा था कि इस शादी का ड्रामा कब खत्म होगा। राजगद्दी पाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। तभी एक लड़की अर्नव के बगल में बैठकर उसे कान में फुसफुसाई, भाई क्या आप सच में शादी करने के मूड में हो उस काले कोट वाली से? अर्नव ने उस लड़की को तिरछी नज़र से घूरा और उसे कान में बोला, अवंतिका क्या तू अपने भाई के टेस्ट के बारे में नहीं जानती? तुझे पता है ना कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ, फिर भी तू ऐसे सवाल कर रही है मुझसे। तुझे क्या लगा कि मैं उस काले कोट वाली से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ? नहीं बहना, तो बिल्कुल गलत सोच रही है। मैं उस काले कोट वाली से ये शादी अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। कोई प्यार नहीं करता मैं उससे। उसे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ होने क्या वाला है। समझी? अपने भाई पर भरोसा रख। अवंतिका ने जब अभिनव की पूरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एविल मुस्कान आ गई। अवंतिका को असल में आयशा फूटी आँख पसंद नहीं थी, इसलिए वो किसी भी तरह उसे अपने भाई की ज़िंदगी में आने से रोकना चाहती थी। मगर वो अपने भाई भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका भाई एक नंबर का कमीना इंसान है, इसलिए अब खुद को थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही थी। वर पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। कोको और नम्रता आयशा को लेने के लिए उसके कमरे में गए। आयशा सोफे पर बैठी हुई किसी ख्याल में खोई हुई थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कोको और नम्रता दाखिल हुए। आयशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर कोको समझ चुकी थी कि उसकी बहन सच में इस शादी से खुश नहीं है और अब तो कोको ने भी अर्नव का एटीट्यूड देखकर पता लगा लिया था कि उसकी बहन अर्नव के साथ शादी के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। नम्रता ने आयशा के सिर का दुपट्टा सही किया और फिर वो दोनों उसे नीचे ले गईं। मंडप पर पहुंचते ही आयशा की आंखें में आंसू से भर गए, मगर किसी तरह उसने उन्हें बहने से रोक लिया। मेरा सपना अधूरा ही रह गया, आयशा अपने मन में बोली। वहीं बैठा अर्नव, उसने आयशा की तरफ एक बार ठीक से देखा भी नहीं और उसकी इस हरकत को वहाँ मौजूद सभी लोगों ने नोटिस किया। आयशा और अर्नव आमने सामने खड़े थे और कोको वरमाला की थाल अपने हाथ में लिए उन दोनों के पास। अर्नव और आयशा दोनों ने अपनी अपनी वरमाला उठाई। आयशा उससे हाइट में थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए उसको वरमाला पहनाने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब बारी आयशा की आई तो अर्नव उसके सामने नहीं झुका। अर्नव बेटा, अपनी गर्दन झुकाओ आयशा के सामने ताकि वो तुम्हें वरमाला पहना सके। दीपशिका अर्नव की कोहनी पर चूटी काटी और मुस्कुराते हुए उससे बोली, मैं किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाता, ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं मॉम। अर्नव ने रूट स्वर में अपनी माँ को जवाब दिया। अर्नव का ऐसा जवाब सुनकर आयशा और उसका पूरा परिवार शॉक्ड था। अमन और करण को इस वक्त अर्नव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी अगर उन दोनों भाइयों का बस चलता तो वो दोनों उसे जान से मार डालते। दीपशिखा ने अर्नव को समझाने की कोशिश करी, बेटा आयशा कोई और थोड़ी है, वो तो तुम्हारी होने वाली बीवी है और अगर तुम अपना सिर नहीं झुकाओगे तो वो तुम्हें वरमाला कैसे पहनाएगी। इस बात पर अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया और एक चौंका देने वाली बात कही, मुझे इसके साथ शादी करने का मन नहीं है। ये कहकर अर्नव मंडप से नीचे उतर गया। अर्नव की हरकत देखकर बेदी खानदान शॉक्ड रह गया। वही अमन और करण अर्नव की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं अपने बेटे को? मंजी सिसकते हुए जानकी देवी और दीपिका से पूछने लगी, लेकिन अर्नव की इस हरकत का जवाब उन दोनों के पास भी नहीं था। वही मंडप पर खड़ी आयशा का दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अमन ने अर्नव की नाक पर एक मुक्का दे मारा, जिसके कारण उसकी नाक से खून बहने लगा। वहीं करण ने उसका गिरेबान पकड़ उससे पूछा, तू समझता क्या है खुद को? तेरा मन किया तो तूने शादी के लिए हाँ कर दी और अब तेरा मन नहीं कर रहा है तो तू मेरी बहन को मंडप पर छोड़कर जा रहा है। अमन और करण के इस एक्शन से राठौड़ खानदान के गार्ड्स उन दोनों भाइयों पर बंदूक तान दी। तभी जानकी देवी ने सभी को चौंका देने वाला ऐलान किया, अगर मेरा पोता इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है तो तुम लोग होते कौन हो उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले? हमने तो कभी अपने पोते पर अपनी कोई मर्जी नहीं थोपी, तो फिर तुम लोग कौन होते हो
उस पर अपनी मर्जी थोपने वाले। और तुम दोनों भाइयों ने जो किया है ना मेरे पोते पर हाथ उठाकर, उसका हर्जाना भुगतने के लिए अब तुम पूरा बेदी खानदान तैयार रहना। अर्नव बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया इस लड़की के साथ जो इससे शादी करने से इनकार कर दिया। ये लड़की इसी लायक है। इस लड़की की औकात नहीं है राठौर खानदान की बहू बनना। जानकी देवी ने अर्नव की इस हरकत को बढ़ावा दिया और वहीं खड़ा राजवीर सिंह बेदी जिंदा लाश की तरह खड़ा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे जिस बात का डर था वही हुआ। तभी हरलीन ने जानकी से बोला, और तुम लोग कौन होते हो मेरी पोती को उसकी औकात दिखाने वाले? तुम्हारे खुद के पोते की क्या औकात है मेरी पोती के सामने? ज़ीरो ज़ीरो है, बदतमीज़ लड़का, हर चीज़ में ज़ीरो, अक्ल में भी, शक्ल में भी और संस्कारों में भी। जब हरलीन ने अर्नव के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करा तो दीपशिखा हरलीन के सामने आकर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, मेरा बेटा ज़ीरो है ना, तभी आपकी पोती को बख्श दिया। और रही बात अक्ल, शक्ल और संस्कारों की, तो मेरे बेटे के पीछे आज भी लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। हर लड़की मेरे बेटे से शादी करना चाहती है, राठौर खानदान की बहू बनना चाहती है। और सबसे ज़रूरी बात है, मेरे बेटे ने आपकी बेटी को मंडप पर छोड़ा है। मेरा बेटा जब चाहे तब किसी भी लड़की का हाथ थाम लेगा। लेकिन आप अपनी पोती के बारे में सोचिए, एक छोड़ी हुई दुल्हन है ये लड़की। आप लोगों को समझ भी आ रहा है, शादी टूटी है इस लड़की की, कोई इससे शादी नहीं करेगा। जब आयशा ने दीपिका के मुंह से अपने लिए छोड़ी हुई दुल्हन वाला शब्द सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके परिवार के आज इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी आज राठौर खानदान ने करी थी। चलो बेटा यहाँ से। दीपिका ने अर्नव का हाथ पकड़ लिया और उसे वहाँ से ले जाने लगी। तभी हरलीन शेरनी की तरह दहाड़ी। हॉल में मौजूद सभी लोग जो इस वक्त आपस में फुसर कर रहे थे सब सहम गए और राठौर खानदान के कदम चलते चलते रुक गए। तुम लोगों ने मेरी बेगुनाह बच्ची को दुखाया है ना, देखना तुम सबको रब दुगना लौटाएगा। ये हरलीन कौर बेदी की बद्दुआ है राठौर खानदान को कि तुम्हारे खानदान की बेटियां भी इसी जिंदत, बेइज्जती और दर्द से गुजरे जैसे कि मेरी पोती गुजर रही है। इससे पहले कि राठौर खानदान हरलीन को पलटकर कुछ कह पाता, वहाँ पुलिस आ गई। यहाँ अर्नव सिंह राठौर कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। राठौर खानदान को लगा कि शायद बेदी परिवार ने पुलिस बुलाई है अर्नव के लिए, इसलिए दीपिका बीच में बोल पड़ी, इंस्पेक्टर मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, ये सारी गलती इस लड़की की है। ये लड़की, दीपिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तभी वहाँ पर एक जख्मी लड़की आई। यही है वो लड़का जिसने मेरे साथ, वो लड़की अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं उस लड़की को वहाँ देख अर्नव चौंक गया और वहाँ से भागने को हुआ, लेकिन तभी कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे को हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? दीपिका तिलमिला गई और इंस्पेक्टर से सवाल करने लगी, आपके बेटे ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है, हमें कोर्ट से नोटिस आया है इस बलात्कारी को अरेस्ट करने का। इंस्पेक्टर ने दीपिका को उसके सवाल का जवाब दिया। उसके बाद पुलिस अर्नव को घसीटते हुए वहाँ से ले गई। राठौर खानदान ने आज एक बार फिर मुंह की खाली थी। कहाँ तो वो लोग ये सोच कर आए थे कि वो बेदी परिवार से अपना 18 साल पुराना बदला लेंगे, उन्हें सबके सामने जलील करके, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही जलील हो गए। बिना देरी किए राठौर खानदान वहाँ से निकल गया। मंडप पर गुमसुम खड़ी आयशा बेसुध थी। कोको उसके पास आई उसे संभालने के लिए। हॉल में मौजूद सारे मेहमान वहाँ से जाने को हुए। निकिता आयशा की हालत को देखते हुए बोली, बेचारी, अब कौन करेगा इस छोड़ी हुई लड़की से शादी? निकिता की बात सुनकर पूरा बेदी परिवार उससे गुस्से से घूरने लगा, यहाँ तक कि नम्रता भी। तभी वहाँ हॉल में एक आवाज़ गूंजी, मैं करूँगा इसके साथ शादी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।